नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनफ स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी है कठिन सफ़र। इसके 2 सीज़न अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा सीज़न चल रहा है और तीसरे सीज़न की भी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो पढ़ने से पहले इसके दोनों सीज़न पढ़ने चाहिए ताकि आपको जो कहानी है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए इस तीसरे पार्ट को हम शुरू करते हैं। आशा ने अपना फ़ोन चार्ज पर लगा दिया और लैपटॉप लेकर कुछ काम करने लगी। उसे अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च करना था, तो उसके लिए वो फेसेस सेलेक्ट करने लगी। वो गूगल पर देख रही थी। उसने कुछ लिस्ट तैयार कर रखी थी। एक लिस्ट में कुछ फीमेल प्लेयर्स थी, एक लिस्ट में कुछ फीमेल उद्यमी थी, तो कुछ हेल्थ और फूड जैसे क्षेत्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस थी। ये सभी लिस्ट में से उसे एक एक फीमेल्स को चुनना था। एक्ट्रेस में तो वो दीपिका को फिक्स कर चुकी थी। इन सभी लिस्ट में से किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल था उसके लिए। उसने सभी की एक-एक कर क्वालिफ़िकेशंस या फिर उन्हें उनके द्वारा हासिल की गई उपलब्धियां देखी और हर लिस्ट में से 5-5 फीमेल्स का चुनाव कर लिया। क्योंकि इस बार आशा मॉडल को छोड़कर दूसरे क्षेत्र की महिलाओं को मौका दे रही थी, तो उसके मैनेजर सहित कंपनी के बाकी बोर्ड मेंबर्स को भी खासी दिक्कत हुई थी। लेकिन आशा ने ये फैसला सोच समझ कर लिया था, तो उसे बदलने का कोई भी सवाल ही पैदा नहीं होता था। आशा ने उन सभी टॉप 5 फीमेल्स की लिस्ट को अपने मैनेजर के पास भेजा और कहा, बोर्ड मेंबर्स की टीम को कहना कि उनमें से बेस्ट एक का चुनाव कर लें। क्योंकि मेरे लिए ये सब बेस्ट हैं, तो किसी एक का चुनना बहुत मुश्किल हो रहा है। सब लोग फाइनल कर लें तो मुझे उनकी लिस्ट भेज देना। आशा शाम तक लैपटॉप में लगी रही और अपने बाकी काम देखने लगी। उसने सोच लिया था कि वो अब यहाँ 1 महीना ना रुककर परसों ही निकल जाएगी यहाँ से। अभी के लिए उसने वहाँ एक स्टोर खोलने के प्लान को पोस्टपोन कर दिया था। उसने सोचा कि प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद 2 महीने बाद यहाँ पर काम शुरू किया जाएगा। इतना आसान भी तो नहीं था कैलिफोर्निया जैसी जगह में स्टोर खोलना। लैपटॉप पर काम करते-करते आशा को शाम हो चुकी थी और आशा के कंधों में बहुत दर्द हो रहा था। उसने बगल में रखी साइड टेबल से दवाई उठाई और पानी का गिलास लेकर दवा अपने मुंह में रख ली और पानी के साथ उसे गले से नीचे उतार लिया। आशा, हर छोटी छोटी बात के लिए तुम दवाई लेने लग जाती हो। क्या हर दर्द का सॉल्यूशन दवा ही होती है? तुम्हें अंदाजा भी है ये सब हमारे शरीर में जाकर कितना नुकसान करती हैं? ईशान ने आशा को हल्की सी डांट लगाते हुए कहा। बहुत दर्द हो रहा था इसलिए लिया। दर्द का और कोई इलाज भी तो नहीं है ना? दूसरा इलाज तो तब दिखेगा जब तुम देखना चाहोगी। क्या? तुम इस छोटे छोटे दर्द को एक्सरसाइज और योगा से भी तो दूर कर सकती हो। लेकिन तुमने सबसे आसान तरीका चुना, दवाई निकाली और पानी के साथ गटक ली। ईशान, तुम भी ना। योगा एक्सरसाइज कौन करता है यार, इतनी सी छोटी सी बात के लिए? इतनी सी बात? तुम्हें पता भी है योगा करने से हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। कल से मैं तुम्हें योगा करवाऊंगा। तुम तो खुद से कभी करने से रही। तुम्हारे पास इतना टाइम है भी? जब देखो तब तो ऑफिस की तरफ भागते रहते हो। ऑफिस ना होकर मेरी सौतन हो गई है जैसे। सारे दिन ऑफिस में और घर आकर भी बस ऑफिस का ही काम। तुम्हारे लिए मैं टाइम निकाल लूँगा, तुम चिंता मत करो इस बात की। बस तुम सुबह जल्दी उठ जाना और अगर मैं ना उठूँ तो मुझे भी उठा देना। ठीक है, कोशिश करूँगी अगर उठ पाई तो। कोशिश नहीं करनी, तुम्हें उठना ही है बस। तानाशाही नहीं चलेगी तुम्हारी। अगर ये तानाशाही है तो वही सही। महिलाएं अगर सिर्फ घर का काम भी करती हैं तो भी वो पुरुषों से ज़्यादा मेहनत करती हैं। घर में न जाने कितनी बार उठना बैठना झुकना ये सब करती हैं। इसलिए उन्हें अक्सर ही सिर में, गर्दन में, कमर में, पैरों में दर्द होने लगता है। उसका उचित इलाज कोई दवाई नहीं बल्कि योग और एक्सरसाइज है। अरे वाह डॉक्टर साहब, आप तो सर्वज्ञानी हैं। आपकी चरण कहाँ हैं? थोड़ी सी धूल मुझे भी दे दो तो थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी मिल सके और हम भी धन्य हो जाएं। मैं सच कह रहा हूँ और तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है? नहीं जी, मैं तो बस यूं ही तुम्हें कह रही थी। कहकर आशा खिलखिलाकर हंस दी। आशा अपने ख्यालों से बाहर आई और उसने अपने फ़ोन में गूगल खोला और जो दवाई वो दर्द के लिए खाती थी उसकी डिटेल्स निकाली
और उसके ड्रग्स कंपोजिशन पढ़ने लगी। वो सब पढ़कर आशा ने उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखे। उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया और गहरी सांस लेकर अपना सिर बेड के सिरहाने से टिका दिया। कुछ देर तक आंखें मूंदे वो लंबी लंबी सांसें लेती रही। कुछ देर बाद उसने फ़ोन उठाया और सुबह के टाइम योगा के लिए रिमाइंडर सेट किया। ईशान पूरे दिन वेट करता रहा कि आशा उसके ईमेल का जवाब देगी, लेकिन आशा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन आशा उठी और उसने इंडिया जाने के लिए बिजनेस क्लास की 2 टिकट्स बुक करने के लिए कहा अपने मैनेजर से। मैनेजर ने भी कोई सवाल नहीं किया क्योंकि आशा ने पहले इतने दिन का ही प्लान बनाया था। रितु, गेट रेडी, वी विल लीव एट 5 PM। आशा ने ये मैसेज रितु को कर दिया। रितु अभी तक नहीं उठी थी। ये बात आशा अच्छे से जानती थी, इसलिए उसने रितु के फ़ोन पर एक रिंग भी दे दी। फ़ोन बजने पर रितु उठी और उनिंदा आंखों से ही फ़ोन की स्क्रीन पर आशा का मैसेज देखा तो वो तुरंत उठकर बैठ गई। रितु ने अपनी आंखें मसली और गौर से मैसेज पढ़ा तो वो वही मैसेज था। रितु ने तुरंत आशा को कॉल बैक किया। हाँ रितु, बोलो, ये क्या है? क्या? ये मैसेज। हमें शाम को 5 बजे यहाँ से निकलना है। टिकट्स बुक हो चुकी हैं, तुम तैयार रहना। लेकिन हम तो यहाँ और रुकने वाले थे। फ़िलहाल के लिए उसको पोस्टपोन कर दिया है। अब कुछ महीनों बाद आऊँगी यहाँ पर, फ़िलहाल पॉसिबल नहीं है यहाँ पर सेटअप लगाना। पक्का? हाँ पक्का। मैंने जो फ़ैसला लिया है वो सोच समझ कर लिया है, तू तैयार हो जाना। बिल्कुल, रितु ने कहा तो आशा ने फ़ोन काट दिया। आशा ने सारा सामान पैक किया। उसे उस लड़के की याद आई तो उसने उस नंबर पर कॉल किया। नमस्ते मैम। नमस्ते, तुमने कॉल किया था? हाँ। कुछ काम था? हाँ। क्या काम था? मैं पूछ रहा था कि आप कहाँ पर अपना स्टोर खोलेंगी? अभी ये प्लान पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन क्यों? मैं उस हिसाब से अपने प्लान बना चुका था। अब आप अचानक से पलट नहीं सकती। ये मेरा अपना फ़ैसला है और मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता मेरा फ़ैसला बदलने के लिए। वो तो मैं जानता हूँ मैम, लेकिन अगर आपको नहीं करना था तो आपने झूठी उम्मीद क्यों दी? ज़िंदगी हर मोड़ पर झूठी उम्मीद देती है। जब वो उम्मीद टूट जाती है तो क्या ज़िंदगी से शिकायत करते हो? ज़िंदगी उम्मीद तोड़ने के बाद एक नया दरवाज़ा भी खोलती है। मैं भी खोल दूँगी, लेकिन कुछ समय बाद। लेकिन मुझे और कोई बात नहीं करनी इस बारे में। और कुछ बोलना है तो बोलो। और कुछ नहीं कहना, उस लड़के ने कहा। गुड, थैंक यू, बाय बाय। आशा ने फ़ोन कट कर फ़ोन चार्जिंग में लगाया और खुद बाथरूम में चले गई। ईशान सुबह उठा तो उसने अपना फ़ोन चेक किया। उसमें आशा की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया था। ईशान ने अपने किसी दोस्त से कांटेक्ट किया और उसको आशा का ईमेल भेजकर कहा, ये ईमेल फ़िलहाल कहाँ पर है? एग्जैक्ट लोकेशन देखकर बता। पहले तो ये बता कि ये ईमेल एक्टिव भी है या नहीं। तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं तुझे शाम तक बताता हूँ। शाम तक का टाइम नहीं है यार, अभी देख कर बता। फ़िलहाल मैं घर पर हूँ, ऑफिस में नहीं हूँ। जल्द से जल्द कोशिश करना। ओके, मैं जल्दी ही भेजता हूँ। थैंक यू यार, ईशान ने कहा और फ़ोन रख दिया। आशा ने कैलिफोर्निया का सारा काम निपटा लिया था। दीपिका से भी उसे जो काम था उसने उसे एडजस्ट कर लिया था। रितु को कैलिफोर्निया में अभी और घूमना था, लेकिन मन मारकर उसने भी सारा सामान पैक कर लिया था। कैलिफोर्निया में शाम के 3:30 बज चुके थे। तभी शान के पास उसके दोस्त का फ़ोन आया, जिसका वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। हाँ बोल, क्या पता चला? इसकी लोकेशन यही कैलिफोर्निया के ही एक 5 स्टार होटल की आ रही है, उसके दोस्त ने जवाब दिया। जो भी है वो तुम मुझे अभी के अभी व्हाट्सएप पर भेज दे, कहकर शान ने फ़ोन काट दिया। उसके दोस्त ने भी तुरंत उसे लोकेशन भेज दी। शान ने अपने फ़ोन में लोकेशन को गूगल मैप पर लगाया और उस दिशा में अपनी बाइक दौड़ा दी। शान होटल में पहुंचा और उसने तुरंत रिसेप्शन पर जाकर पूछा, एक्सक्यूज़ मी, आशा रस्तोगी से मिलना है। सॉरी सर, हम सिक्योरिटी रीजन की वजह से यूँ किसी की इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते।
इट्स अर्जेंट। आप उनसे कॉल कर बात करवा दीजिए या फिर नंबर बता दीजिए, हम बात करके बताते हैं। मेरे पास उनके पुराने नंबर हैं। सॉरी सर, हम कोई हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज़ मैम समझने की कोशिश कीजिए। सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। शान उस समय रिसेप्शनिस्ट से बहस ही कर रहा था कि उसकी बगल से आशा और रितु अपना लगेज लेकर निकल गई। ना आशा ने शान को देखा और ना ही शान ने आशा को देखा। आशा अपना सारा सामान लेकर होटल के बाहर निकल गई। तभी सर्विसमैन में से एक आदमी रिसेप्शन पर आया और बोला, मिस डिसूजा, आशा रस्तोगी का दुपट्टा छूट गया है। उन्होंने कब चेकआउट किया? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। अभी जस्ट निकली है अपनी दोस्त के साथ। कौन से रूम वाली? रिसेप्शनिस्ट ने दूसरा सवाल पूछा। शान ने जब आशा का नाम सुना तो वो बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन जब तक आशा की गाड़ी जा चुकी थी उसने अपनी बाइक स्टार्ट की और फुल स्पीड में एयरपोर्ट की तरफ चल दिया। शान एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसे बाहर ही रोक लिया गया। उसे अंदर नहीं जाने दिया। सर, अंदर मेरी वाइफ है, मुझे कुछ ज़रूरी बात कहनी थी। ईशान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। आप उन्हें कॉल कर दीजिए, लेकिन हम आपको बिना टिकट के अंदर नहीं जाने दे सकते। सर प्लीज़, आप एक बार आशा रस्तोगी को बुला दीजिए। हम ऐसा नहीं कर सकते। आप साइड हटिए और बाकी पैसेंजर को आने दीजिए। शान ने काफ़ी कोशिश की लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। ईशान ने अपने दोस्त को कॉल किया और बोला, सुन, अभी की अभी मुझे कैलिफोर्निया से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट की टिकट बनवा कर दे। चाहे जितना पैसा लगे लग जाने दे, लेकिन टिकट जल्दी बनवा। फ़्लाइट में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। टिकट्स अवेलेबल नहीं है यार। ऐसा कैसे नहीं है? तू अच्छे से देख, एक टिकट तो मिल ही जाएगी। यार किसी कोने में खाली सीट ज़रूर होगी। बिजनेस क्लास में ही है, 2 सीटें खाली। ठीक है, तू कर दे, पैसे की चिंता मत कर। ओके, अभी करता हूँ। थैंक यू, जल्दी से कर, कहकर शान ने फ़ोन काट दिया और मन ही मन सोचने लगा, बस कैसे भी करके ये फ़्लाइट लेट हो जाए। फ़्लाइट छूटने में सिर्फ 5 मिनट पहले ईशान के दोस्त का उसके पास कॉल आया और उसने कहा, तेरे टिकट्स तैयार हैं और तेरा पासपोर्ट भी भेज दिया है। तेरे आसपास वाइट टी शर्ट और जीन्स में एक आदमी होगा जिसके एक हाथ में एक छोटा सा ब्लैक बैग भी है। उसी से कलेक्ट कर लेना और उसे पैसे मैंने दे दिए हैं। थैंक यू सो मच यार। तुझे तो मैं अच्छे से मिलकर ही धन्यवाद कहूँगा गले लगाकर। ठीक है, अभी तू भाभी जी पर ध्यान दे, बाय। ईशान ने अपने आसपास देखा और वाइट टी शर्ट वाले आदमी के पास जाकर अपने टिकट ले ली। ईशान अंदर तो घुस गया लेकिन सभी फॉर्मेलिटीज़ में उलझने की वजह से उसकी फ़्लाइट मिस हो गई। ईशान ने जब सुना कि कैलिफोर्निया से दिल्ली जाने वाली फ़्लाइट टेक ऑफ कर चुकी है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसका मन किया वहीं रोने लग जाए, लेकिन उसने खुद पर काबू किया और पास में रखी बेंच पर सिर पकड़कर बैठ गया। तभी उसे जैक की बात याद आई कि उसने उसे इंडिया वापस जाने का आइडिया दिया था। ये सोचकर ईशान के चेहरे पर खुशी छा गई और उसने अपने दोस्त को एक और बार कॉल लगा दिया। क्या हुआ शान? बोल, मिल गई भाभी जी? उसके दोस्त ने कॉल उठाकर पूछा। नहीं यार, बस थोड़ा लेट हो गया। अब तू ऐसा कर, कैलिफोर्निया से दिल्ली जाने वाली नेक्स्ट फ़्लाइट कब की है ये देख और जब की भी हो मेरे लिए एक टिकट बुक करा दे। मैं तुझे आज की और तब की दोनों टिकट्स का पेमेंट कर दूंगा ऑनलाइन। पेमेंट्स तो कभी भी कर देना, पैसे की कोई बात नहीं है। मैं थोड़ी देर में तुझे सारी डिटेल्स भेजता हूँ फ़्लाइट की। उसके दोस्त ने अपनेपन में जवाब दिया। थैंक यू यार, शान ने कहा। थैंक यू की ज़रूरत नहीं है, बस भाभी जी से मिले तो मेरी गर्लफ्रेंड के लिए उनके ब्रांड्स के प्रोडक्ट फ्री में डिलीवर करवा देना। उसके दोस्त ने हंसकर कहा, बिल्कुल, चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ। उसके दोस्त ने कहा। ओके कहकर ईशान ने कॉल काट दिया। कुछ देर बाद उसके दोस्त का फिर से फ़ोन आया और उसने बताया कि अगली फ़्लाइट नेक्स्ट डे की है और इसी टाइम की है। शान एयरपोर्ट से वापस गया और अपना सामान पैक करने लगा, 5 साल बाद वापस इंडिया जाने के लिए।
इस दौरान वो अपने माता पिता से भी नहीं मिला था, लेकिन उनका ख्याल दूर रहकर भी बहुत बखूबी निभा रहा था। वहीं शाम तक आशा इंडिया पहुंच गई। उसने दिल्ली से जयपुर के लिए भी फ़्लाइट बुक कर रखी थी। दिल्ली पहुंचकर कुछ देर बाद ही उसकी जयपुर की फ़्लाइट थी। आशा, मुझे 2 दिन दिल्ली में ही रहना है। यहाँ मेरे एक रिश्तेदार के यहाँ मुझे कुछ काम है, रितु ने आशा से कहा। ठीक है, कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मेरा एक क्रेडिट कार्ड तुम्हारे पास है। फिर भी अगर पैसे की कोई दिक्कत हो तो फ़ोन कर देना। ओके, रितु ने जवाब दिया और किसी को कॉल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर बुला लिया। आशा की थोड़ी ही देर में फ़्लाइट थी। आशा ने रितु को जाने के लिए कहा और खुद अकेले रुक गई। तय समय पर उसने दिल्ली से जयपुर की फ़्लाइट ली और शाम को जयपुर पहुंच गई। जयपुर पहुंचकर वो सीधा ऑफिस में गई। उसने सब कुछ अच्छे से देखा और फिर अपने केबिन में चली गई। उसने सोचा आज वो सोएगी नहीं, बल्कि कुछ पेंडिंग कामों को पूरा करेगी। वैसे भी उसे नींद आती ही नहीं थी रात रात भर। जैक, मैं इंडिया जा रहा हूँ आशा से मिलने के लिए, शान ने पैकिंग करते हुए कहा। वापस कब आएगा? जैक ने पूछा। वो भी उसकी मदद करवा रहा था पैकिंग करने में। अब तो मैं शायद ही वापस आऊँ। मैं जिसके लिए यहाँ आया था वो मकसद मेरा पूरा हो गया। अब मैं यहाँ घूमने आऊँगा आशा के साथ, शान ने मुस्कुराते हुए कहा। जैक ने भी उसी मुस्कान के साथ जवाब दिया। ठीक है, ज़रूर आना, मैं इंतज़ार करूँगा तेरा। थैंक यू यार, मुझे अपने पास पनाह देने के लिए, शान ने कहा। थैंक यू कहकर एहसान कम मत कर। जब आशा के साथ तेरा सब नॉर्मल हो जाएगा तब तुझे मेरे लिए बहुत कुछ करना है। क्या क्या? सबको आशा से ही काम है, मेरी तो किसी को ही ज़रूरत नहीं है। सही कहा है किसी ने, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, शान ने झूठी नाराज़गी से कहा। जैक ने जवाब दिया, तेरी ज़रूरत तो हमेशा ही रहेगी। तू है तभी तो तू आशा से काम निकलवा सकते हैं, वरना आशा हमें क्यों भाव देती? कहकर जैक हंसने लगा। शान ने गंभीरता से कहा, नहीं जैक, मेरी आशा ऐसी नहीं है। उसकी जैसी साधारण लड़की कोई भी नहीं है। भले ही मैंने आशा के बारे में आज तक कुछ भी नहीं कहा तेरे सामने, लेकिन आशा जैसी लड़की इस समाज के लिए वरदान है। वो सिर्फ एक अच्छी बिजनेस वूमेन ही नहीं, बल्कि एक अच्छी इंसान है, एक अच्छी बीवी है, एक अच्छी बेटी और एक अच्छी बहू भी है। उसका दिल इतना साफ है, अगर तुम उसके पास जाओ बिना मेरा नाम लिए तो भी वो तुम्हें बहुत स्पेशल फील करवाएगी। वो हर अनजान इंसान को बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। हाँ, काम के प्रति वो बहुत गंभीर है, इसलिए थोड़ा एटीट्यूड लग सकता है देखने में, लेकिन वैसे वो हर चीज़ को ऑब्जर्व करती है। तुम गूगल पर उसके एम्प्लॉयज़ के रिव्यूज़ पढ़ोगे तब तुम्हें पता चलेगा वो एक एक इंसान का कितना ख्याल रखती है, सबको एक परिवार की तरह ट्रीट करती है, इतनी बड़ी कंपनी और हजारों कर्मचारी होने के बावजूद भी। शान ने आशा की तरफदारी की। जैक ने कहा, अरे यार, मैंने तो सिर्फ मजाक में ही कहा था, तू तो सीरियस हो गया। मैं भी जानता हूँ आशा कैसी होगी जो शान जैसा लड़का उसके गुणगान कर रहा है। 5 साल तेरे साथ रहकर जब मैं तुझे से ही इतना प्रभावित हूँ, तो तू जिससे प्रभावित है वो कितनी स्पेशल होगी। मुझे कुछ भी टिप्स चाहिए होगी या मदद चाहिए होगी तो मैं तुझे कॉल करूँगा, शान ने कहा। बिल्कुल, जैक ने कहा और शान को गले लगा लिया। कैलिफोर्निया में आशा ईशान से मिली थी। रितु ने डिनर टेबल पर सामने बैठे लड़के से कहा, जो उसका ही हम उम्र होगा। व्हाट? फिर तुमने कुछ किया? उस लड़के ने चौंक कर कहा। नहीं, लेकिन मैंने आशा के मन में ईशान के लिए हेट पैदा करनी चाहिए। जहाँ तक मुझे लगता है आशा अभी भी ईशान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखती है। अगर ईशान और आशा को हमेशा के लिए अलग करना है तो जल्द से जल्द आशा की लाइफ में कोई और लाना होगा। दोस्तों, इस कहानी के इस पार्ट को यहीं पे रोकते हैं। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। यदि कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और एक चीज़ और दोस्तों मुझे बताइएगा
कि मैं एक और चैनल क्रिएट करना चाहती हूँ जिसमें मैं अपने व्यूअर्स से चैट कर सकूँ, लाइव बात कर सकूँ। तो क्या आप मुझे सपोर्ट करेंगे? ये भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।